गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी की क्लास में आपका स्वागत है। और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का ये बीएससी का आपका सिलेबस बुक है। इसमें हम देखने वाले आज पढ़ाएंगे हम फिजिक्स के सब्सिडी पेपर को। तो फिजिक्स के सब्सिडी पेपर में जो पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, उसको थोड़ा डिस्कस करके रिव्यू करके आगे जो सिलेबस उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, बीएससी ऑनर्स पेपर में और बीएससी सब्सिडी पेपर में दोनों पेपर का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग है। और आपको जो पढ़ना है, लास्ट डे तक जो पढ़ाया था, लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था हम लोग, वो था इलास्टिसिटी था। ग्रुप ए का इलास्टिसिटी था। उस इलास्टिसिटी को डिस्कस कर रहे थे और फिर आगे उसी को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके जो चैप्टर में है, आपके जो सिलेबस में है ग्रुप बी में, वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी मतलब क्या हिंदी में कहते हैं प्रत्यस्तता। तो आपको इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बात कर लिए थे। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम एंड कैंटिलीवर, टोर्शन ऑफ सिलेंडर एंड रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ डायनामिक मेथड्स, ये सब पढ़ा चुके थे आपको। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार हम आपको रिव्यू कर देते हैं थोड़ा जल्दी में, फिर आगे हम बीम मतलब बीम पे, कैंटिलीवर पे आएंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीम पढ़ेंगे। क्योंकि जो चीज आपको पढ़ाया जाता है, अगर इसमें डिटेल में पढ़ाया जाए तो समझिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक है, इसलिए में उतना ही पढ़ाना होगा जितना आपका सिलेबस अलाउ करता है। तो ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसके बारे में लास्ट डे डिस्कस किए थे कि इसमें एक टर्म आया था स्ट्रेस, दूसरा टर्म था स्ट्रेन। स्ट्रेस को फिर दो हिस्से में बांट दिया गया था, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक। फिर स्ट्रेन को भी क्लासिफाई किया गया। इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को एक हुक्स लॉ के जरिए क्या किया गया था, प्रूफ किया गया था। हुक्स लॉ से बताया गया था आपको, और जो आपके सिलेबस में था, ठीक। वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि मटेरियल दो तरह का होगा, इलास्टिक मटेरियल होगा और प्लास्टिक मटेरियल होगा। इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे, इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल, materials are classified into two. First one is elastic material and second one is plastic material. इलास्टिक मटेरियल में आपको बताया था कि जब इस पर से किसी ऑब्जेक्ट पर से किसी ऑब्जेक्ट पर लोड प्रोवाइड किया जाता है और लोड को रिमूव किया जाता है, तो एक टर्म यहाँ पर यूज किया था, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, एग्जिस्ट करता है जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो रीगेन करेगा अपने पोजीशन को, अपने शेप को, अपने साइज को, अपने आकार और आकृति को रीगेन करेगा, मतलब फिर से उस आकार पर चला जाएगा। तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाएगा, इलास्टिक मटेरियल कहलाएगा। प्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या होगा, डिफॉर्मेशन जो होगा वो परमानेंटली होगा। अगर फोर्स रिमूव भी कर देंगे तो क्या होगा, ये वो अपनी जगह पर फिर क्या होगा, अपने शेप को रीगेन नहीं कर लेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि मटेरियल जो दो ही प्रॉपर्टी है पढ़ेंगे यहाँ पर, मतलब दो ही तरह से मटेरियल को क्लासिफाई कर दिया गया। अब जो इलास्टिक मटेरियल होगा, इसी मटेरियल के हिसाब से हम रिजिडिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, उसका क्या क्या कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे, यस कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे। या इसी में टेंसाइल स्ट्रेस है कि टेंसाइल स्ट्रेन है, या टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो वो तो लोड पर डिपेंड करेगा कि लोड हम किधर से दे रहे हैं, टेंसाइल हो रहा है। अब फिर एक और चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अल्टीमेट पॉइंट पर जाने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटलनेस आ जाएगा, अगर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल ब्रिटल होगा या इलास्टिक होगा, वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल का नेचर क्या है। मटेरियल को जो क्लासिफाई किया गया उसके बहुत से पैरामीटर को कंसीडर करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है, हमने जो डिस्कस किया था, तो यहाँ पर जो इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में दो चीज देखे थे। एक देखे थे कि मटेरियल इलास्टिक होगा, तब इलास्टिक होगा जब कुछ ना कुछ उसका डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन के बाद क्या करेगा, रीगेन करेगा अपने शेप को और अपने साइज को। तो इसी में अब इसको तो पढ़ना है नहीं आपके सिलेबस में, इसको नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना सिर्फ हमारे पास इलास्टिक मटेरियल।
इस इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में जो दो टर्म यूज किया था, एक था क्या स्ट्रेस एंड सेकंड क्या था स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच की जो रिलेशन को क्या दिया था, हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, इसलिए इसका नाम था हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। क्या डील करता है, अंडर एन इलास्टिक लिमिट, किसी इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट पर जो अगर लोड अप्लाई किया जाता है, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर एन इलास्टिक लिमिट। एक कंडीशन अप्लाई करना, अगर कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो अंडर इलास्टिक लिमिट अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ा है, वहां पर कंडीशन क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मान लिया टेम्परेचर को कांस्टेंट ना करते तो रूल क्या होता, थ्योरम क्या होता, थ्योरी क्या होता, फेल कर जाता, लॉ फेल कर जाता। सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, अंडर एन इलास्टिक लिमिट। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं अक्सर ये समझ में आता है कि रबड़ जो है वो ज्यादा इलास्टिक है स्टील से, लेकिन लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा रबड़ से। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब डिपेंड करता है कि इलास्टिक मटेरियल में जो हम जिस टर्म को पढ़े हैं वो क्या, स्ट्रेस हम कंसीडर कर रहे हैं या स्ट्रेन कंसीडर कर रहे हैं। तो स्ट्रेस के बारे में आपको फार्मूला बताया था लास्ट डे, क्या था, लोड बाय एरिया। क्या था, लोड बाय एरिया। लोड कितना है, एरिया क्या है, ठीक है। ये स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसी को कहा जाता है पास्कल, इसी को क्या कहा जाता है, पास्कल। और स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों क्वांटिटी ऐसा, क्योंकि हमने स्ट्रेन के बारे में बात किया था, तो स्ट्रेन में लिखे थे क्या, रो इज इक्वल टू, याद रखिए सिग्मा होगा, ठीक है, सिग्मा हो गया, या रो इज इक्वल टू क्या होगा, क्या, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चाहे हम लेंथ को कंसीडर करें तो लेंथ लिखे, वॉल्यूम को कंसीडर करें तो वॉल्यूम लिखे, ठीक है। चाहे लेंथ और वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर बाय मीटर, मींस क्या, यूनिटलेस क्वांटिटी। जब ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा मींस क्या, क्या इसको जब हम क्या करते हैं, इसको जब हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को, तब क्या आता है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इनटू रो, वेयर इज ई इज द इलास्टिक कांस्टेंट। इसी को आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे यंग्स, यंग्स इलास्टिक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ई का जो वैल्यू होगा वही होगा जो, ई का जो यूनिट होगा वही होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, क्योंकि स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका भी यूनिट क्या होगा, पास्कल होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, पास्कल होगा, इसका क्या यूनिट होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके सिलेबस में है उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, क्या है, बीम। बीम में कैंटिलीवर है, क्या है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर कहते हैं किसको बच्चों, तो समझ जाइए क्या कह रहे हैं, कैसा बीम है। बीम देखा ना घर में लगा हुआ बीम देखा है, छत में लगा हुआ बीम, ठीक है। इवन के यहाँ पर जो लगा हुआ स्टील का ये भी बीम है, ठीक है। बीम का मतलब ये नहीं है कि खाली सीमेंट का होगा, ठीक है। बीम सीमेंट का नहीं होगा, ये मैकेनिकल एलिमेंट है जो क्या करता है, किस लिए यूज करते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए उस मैकेनिकल एलिमेंट को क्या कहा जाता है, बीम कहते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ना हम लोग को कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम ऐसा बीम होता है बच्चों कि जहां पर हम क्या करते हैं, जिसका एक सिरा फिक्स रहे और अगला सिरा क्या रहे, फिक्स नहीं है, अनफिक्स है, ठीक है। इस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर, दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर। कैंटिलीवर पे लोड को हम लोग कैलकुलेट करना है, तो ये बीम कहलाएगा, दिस इज बीम। नाम क्या होगा इसका, नोन एज कैंटिलीवर, 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 कैंटिलीवर। जैसे हम लोग क्या होता है अपने छत में, है ना, घर बनाते हैं तो आगे छत में क्या करते हैं, एक बाहर निकाल देते हैं आराम से कि बाहर में कहीं बारिश होगी तो रहेंगे नीचे बैठ करके। तो ये जो हिस्सा बना हुआ है ये बीम है। कौन सा बीम है, कैंटिलीवर, क्योंकि एक हिस्सा क्या है, फिक्स है और दूसरा अनफिक्स है। तो लोड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मान लिया कि इस पर लोड आएगा, लोड आएगा तो क्या करेगा, कुछ देर के बाद मान लिया कि इसके अंदर क्या अच्छा वाला नहीं सीमेंट लगा है, ठीक है, या कोई स्टील अच्छा वाला नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, इसमें मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब पढ़ना है हम लोग को दो चीज पढ़ना है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जाता है इसमें, दूसरा पढ़ाया जाता है बेंडिंग मोमेंट,
ठीक है। और दूसरी बात है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, ठीक है, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या, कि हम ऐसा बीम बना दिए जहां पर लोड ऐसे क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, लोड के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट अलग अलग चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ जो पढ़ना है वो क्या, बीम के बारे में पढ़ना है।